नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों तक, है ना? चलिए, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्लास की शुरुआत करते हैं। यस, देखो जी, गुड मॉर्निंग बेटले हैं, वो है नेशनल इनकम। कल भी हमने नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज मेनली जो फोकस है वो नेशनल इनकम पर ही है, और कल का भी जो लेक्चर होगा वो नेशनल इनकम पर ही होगा, है ना? तो गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी क्लास को शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएं और फिर हम लोग क्लास को शुरू कर सकें। ठीक है, चलिए। तो एक बार सारे लोग बता दीजिए, आ गए हैं तो एक बार कमेंट करके बताइए कि कौन कौन है लाइव। हाँ जी, कौन? जरा फटाफट आंसर कर दीजिए, एक बार प्रेजेंट एब्सेंट हो जाए, है ना? चलो, तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो प्रीवियस लेक्चर देख लें। और मैं आपको कुछ बेसिक डिस्कशन कर देता हूं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया रहे। देखो भाई, आज का डिस्कशन जो है वो नेशनल इनकम अकाउंटिंग पर है, यानी कि राष्ट्रीय आय पर है। और राष्ट्रीय आय भी आपको ध्यान रखना, इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आय के जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है राष्ट्रीय आय के? कॉन्सेप्ट जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, है ना? हम इस पर बात करेंगे आज। ठीक है, आज इकोनॉमिक सर्वे, हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक सर्वे कल आ चुका है और आज बजट चल रहा है। और बजट जैसे ही कंप्लीट आ जाएगा फिर उसके बाद हम बजट पढ़ेंगे, है ना? तो आज का जो डिस्कशन होने वाला है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन पर घूमने वाला है और इनके मेथड्स पर घूमने वाला है कि कौन सी विधियां हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बहुत बढ़िया। इस पर भी हो, मतलब ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और आगे हम चलेंगे तो सवाल जीडीपी डिफ्लेटर पर भी आ जाएंगे, है ना? मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। और सवाल जीडीपी से रिलेटेड रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी पर भी होंगे। तो ये आज की क्लास का एक समरी है कि यहां से सवाल पूछेंगे आज। ठीक है, मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि सब लोग आगे का लेक्चर रिवाइज करके आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि नागरिक विदेश जाते हैं, ठीक है, यदि अधिक नागरिक विदेश जाते हैं, अधिक नागरिक विदेश जाते हैं और आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करते हैं, मतलब इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोग फॉरेन कंट्री गए और बहुत वहां काम किए, तो इसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि फिर इस देश की जीएनपी इस देश की जीडीपी से ज्यादा होगी। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जीएनपी ज्यादा होगी जीडीपी से अगर विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं वो ज्यादा रहने लगे और ज्यादा काम करने लगे। पहला यहां पर ये कहा गया है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है भारत में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उसके जीडीपी से कम है। ये इनका कहने का मतलब है कि वैसे तो इंडिया में जीडीपी ज्यादा रहता है और जीएनपी कम रहता है। चुनिए जरा आंसर, फटाफट आंसर चुनिए। आपको क्या लगता है कि विच वन इज करेक्ट? दोनों में क्या सही है? दोनों में क्या सही है? दोनों सही है, एक सही है। प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में देखिए, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो, जीएनपी क्या होता है? जीएनपी
टोटल प्रोडक्शन होता है, कुल उत्पादन होता है। ध्यान से सुन लो एक बार मेरी बात, क्या होता है? कुल उत्पादन होता है। लेकिन ये कुल उत्पादन बाई नेशनल्स, देश के लोग करते हैं, ठीक है। ये बात अलग है कि ये डोमेस्टिक बाउंड्री यानी कि घरेलू सीमा में भी कर सकते हैं और विदेशी सीमा में भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा मतलब क्या रहा? चाहे देश में उत्पादन करिए, गुड मॉर्निंग रितु, चाहे विदेशों में उत्पादन करिए, उत्पादन देश के लोगों ने किया है तो उसे जीएनपी कहते हैं, ठीक। जीडीपी का मतलब क्या होता है? सर जीडीपी का मतलब भी कुल उत्पादन होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग संतोष। अब टोटल प्रोडक्शन होता है, लेकिन इस टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कहते हैं कि ये टोटल प्रोडक्शन डोमेस्टिक बाउंड्री में होना चाहिए, घरेलू सीमा में होना चाहिए, ठीक है। घरेलू सीमा में होना चाहिए, पहली चीज ये ध्यान रखना, घरेलू सीमा में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जीडीपी जीएनपी का पूरा मतलब समझिए। जीएनपी मतलब टोटल प्रोडक्शन, लेकिन देश के लोगों के द्वारा किया गया टोटल प्रोडक्शन। लेकिन जीडीपी का मतलब टोटल प्रोडक्शन, लेकिन देश की सीमा में किया गया प्रोडक्शन, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न कैसे पूछ रहा था उसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन मान लो ये इंडिया है, ठीक है। तो इस इंडिया में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है ना, सिंपल ले रहा हूं मैं, वही हमारी जीडीपी है, ठीक है। चाहे इंडियंस करें प्रोडक्शन, चाहे फॉरेनर्स करें, दोनों को शामिल कर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं ये यूएसए है, तो यहां यूएसए के नागरिक भी हैं और भारतीय लोग भी हैं, है ना। तो दोनों को मिला दोगे तो ये यूएसए की जीडीपी हो जाएगी, है ना। लेकिन जब हम जीएनपी निकालेंगे तो केवल इसको और इसको गिनेंगे, ध्यान रखना, हम इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जीएनपी क्या हो जाएगी वहां? 1। अगर मैं देखूं तो ये वाले इंडियन और ये वाले इंडियन दोनों को जोड़ दो, इस जीएनपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि भारत के नागरिक अगर विदेश ज्यादा चले जाएं, एक देश का एग्जांपल लिया मैंने, भारत तो अपनी तरफ से जोड़ दिया, तो जीएनपी ज्यादा होगी फिर। तो बोल दो बिल्कुल सही बात है कि नहीं? क्योंकि भारत के नागरिक अगर देश ज्यादा चले जाए, देश से बाहर चले जाएंगे, तो वो किसका हिस्सा नहीं होंगे? जीडीपी का। क्लियर हुई बात? एक बार यस कर दो कि हां जी बिल्कुल ठीक है, कि अगर देश के बाहर चले गए तो जीएनपी ज्यादा होगी और जीडीपी कम होगी, ठीक है, याद रखें। तो यहां पर यह चीज क्लियर है, ठीक है, याद रखिए। लेकिन भारत में ऐसा ध्यान रखना कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब भारत का जो जीएनपी है वो जीडीपी से कम रहता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। भारत का जीएनपी उसके जीडीपी से कम रहता है, ये भी करेक्ट है। तो यहां पर 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनडीपी क्या प्राप्त करने को कह रहा है? एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब यहां पर पूछ रहा है कि एनडीपी कैसे निकाली जाती है? एनडीपी कैसे निकाली जाती है? एनडीपी कैसे निकाली जाती है? कहते हैं कि एनडीपी निकालने के लिए सब्सिडी को घटाया जाता है, कह रहा है। क्या कह रहा है? सब्सिडी को घटाया जाता है। क्या यह सही है? सब्सिडी को घटाया जाता है। अच्छा जी, किसी अर्थव्यवस्था में एनडीपी उसका जीडीपी से अधिक होता है,
यानी कि ऑलवेज मोर देन, यानी एनडीपी ऑफ एन इकोनॉमी ऑलवेज मोर देन इट्स जीडीपी। हमेशा क्या कह रहा है स्टेटमेंट, एनडीपी ज्यादा होता है जीडीपी से, और एनडीपी सब्सिडी को घटाकर निकालते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, जरा देखो। अगर हमसे पूछे जीडीपी क्या है, तो हम क्या कहेंगे, टोटल प्रोडक्शन विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री, है ना। क्या लिखोगे, डोमेस्टिक बाउंड्री। तो डोमेस्टिक बाउंड्री में कुल उत्पादन, है ना, ये लिखेंगे। ओके। दूसरा, अगर कोई पूछे एनडीपी क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को घटा देंगे, है ना। डेप्रिसिएशन में से मूल्यह्रास को, जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे। ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट कहां बनता है, जीएनपी में भी। अगर कोई मुझसे पूछे जीएनपी क्या है, तो हम कह सकते हैं टोटल प्रोडक्शन, यानी कि कुल उत्पादन, है ना, बाई नेशनल्स। तो आप क्या कह सकते हैं कि देश के लोगों के द्वारा किया गया कुल उत्पादन। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि जरा एनएनपी बता दो, तो कोई भी एनएनपी निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, है ना, ऐसे निकलता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, बना लो, साथ के साथ बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में नोट्स बनाते चलो, है ना। तो एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ऐसे ही तो होता है। अब कोई अगर हमें यहां ये कहने लग जाए कि एनडीपी प्राप्त करते हैं सब्सिडी को घटाकर, तो गलत हो गया ना। किसको घटाते हैं, डेप्रिसिएशन को। किसको घटाते हैं, सभी बच्चे बताओ। अगर मुझे एनडीपी प्राप्त करना है या एनएनपी प्राप्त करना है, तो सब्सिडी नहीं, डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब कोई आपको ये कह दे कि एनडीपी बड़ा होगा जीडीपी से, नहीं, जीडीपी बड़ा होता है एनडीपी से, है ना। जीडीपी बड़ा होता है एनडीपी से। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और याद रखो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जैसे किसी चीज में घिसावट हो जाना, है ना, किसी मशीन के मूल्य में कमी हो जाना, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे मान लो आपने 10 लाख की कार खरीदी, अब वो 10 लाख की कार कम होकर 8 लाख की बची क्योंकि 1 साल चला ली, तो वो जो 2 लाख का नुकसान हुआ वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यस, डेप्रिसिएशन की स्पेलिंग ठीक नहीं है, उसको ठीक करो। अब आ जाओ, क्या है आंसर, देखते हैं। इसकी गणना अनुदान यानी कि क्या सब्सिडी को हटाकर की जाती है, नहीं। क्या हटाएंगे इसमें से, सर हटाएंगे डेप्रिसिएशन, मतलब मूल्य ह्रास। ठीक है, क्या हटाएंगे, मूल्य ह्रास हटाएंगे। ठीक है। सेकंड, एनडीपी हमेशा जीडीपी से अधिक होगा, तो जवाब क्या आएगा, नहीं, ये भी गलत है। एनडीपी हमेशा डीडीपी से अधिक नहीं होगा, बल्कि कभी भी नहीं होगा। जीडीपी हमेशा एनडीपी से अधिक होगा। एक केस ही बन सकता है जहां जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी हो जाए, अगर क्या हो, मूल्यह्रास या जो डेप्रिसिएशन है वो जीरो हो, है ना, डेप्रिसिएशन है वो जीरो हो, तब ऐसा हो सकता है। बस, कभी भी एनडीपी ज्यादा नहीं होगा जीडीपी से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया सेकंड का,
डी। क्या आ गया? डी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखो, पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन चुनिए। गलत कथन चुनना है इसमें से, यानी कि चूज द इनकरेक्ट। गलत कथन चुनिए। पहला क्या लिख रहा है? शुद्ध घरेलू उत्पाद द्वारा परिसंपत्ति अप्रचलन को ध्यान में नहीं रखा जाता। एसेट एब्सोलेंस इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट बाय द एनडीपी। एनडीपी निकालते वक्त परिसंपत्ति अप्रचलन को ध्यान में नहीं रखते। क्या होता है परिसंपत्ति अप्रचलन, जरा समझ लीजिए। जैसे मान लो आपके पास कीपैड वाला मोबाइल हो, है ना, तो उसको जब खरीदा तो महंगा आया था, लेकिन अब बाजार में स्मार्टफोन आने लग गए कि नहीं? तो हमारी जो कीपैड वाले मोबाइल हैं उसकी कीमत कम हो गई होगी अब, है कि नहीं? अगर मैंने उसे 10,000 का खरीदा होगा तो कोई उसे अब 2,000 में भी नहीं खरीदेगा। इसका मतलब इसे बोलते हैं संपत्ति अप्रचलन या एसेट ऑब्सोलेंस। ठीक है, ऑब्सोलेंस। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी संपत्ति की वैल्यू कम होती, और वो संपत्ति की वैल्यू किस कारण कम हो गई? जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, मशीनरी एडवांसमेंट हो गई, यानी कि एक हमारे पास कोई मशीन थी, अब उससे अच्छी मशीनें आ गई, तो जो हमारे पास पुरानी तकनीकी की मशीन है वो क्या होगी? नुकसान उसमें ज्यादा होगा, अब नहीं बिकेगी, कम पैसों में बिकेगी। तो इसमें डेप्रिसिएशन होता है कि नहीं? हाँ जी, होता है। हाँ, तो वही चीज ये कह रहे हैं कि जब एनडीपी निकालते हैं तो जो मशीन की मानी संपत्तियों की वैल्यू कम हो जाती है किसी कारण से, उसको ध्यान में नहीं रखते, जबकि अभी पढ़ाए हैं, ध्यान रखना। दूसरा, यदि जीडीपी और एनडीपी, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब एनडीपी, के बीच का अंतर कम हो, बंद मतलब पास, क्लोज लिखा है, वो बंद हिंदी से इंग्लिश हुआ तो वहां पर बंद नहीं, क्लोज, ठीक है, हो जाता है, तो आर्थिक संतुलन की स्थिति पैदा होती। कह रहे हैं एनडीपी और जीडीपी के बीच का अंतर अगर कम होगा तो संतुलन ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कम है। ठीक है, तो यहां पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पूंजी स्टॉक, अगर कैपिटल स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, तो कैपिटल स्टॉक मतलब जो हमारी मशीनें हैं, जो हमारी संपत्ति है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हम अर्थव्यवस्था को क्या माने? बहुत तरक्की कर रही? नहीं, बल्कि ठहराव आ गया है ना। जैसे होता ना कि मेरा मकान है, अब उस मकान की कीमत नहीं बढ़ रही, तो इसको आप क्या मानोगे? तरक्की? नहीं, इसको तो मानेंगे कि स्टैग्नेशन आ गया, रुका हुआ है, 40 लाख का खरीदा था उतने का ही है, कोई प्राइस नहीं बढ़ रहा। तो पूंजी स्टॉक अगर घट रहा है तो उससे स्थिरता नहीं, ठहराव का पता चलता है। किसका पता चलता है? ठहराव का। ठीक है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का पता चलता है, गिरता हुआ। ठीक है, अगर एनडीपी गिर रहा है तो इसका मतलब भारत में डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जो भी अच्छी सिचुएशन नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है इसमें? पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि परिसंपत्ति अप्रचलन डेप्रिसिएशन का कारण होता है, यानी इसकी वजह से क्या होता है? मूल्यह्रास होता है। और मूल्यह्रास अगर होगा, मशीनों की वैल्यू कम हो जाना, घिसावट हो जाना, तकनीकी तकनीकी मजबूत हुई, उससे चीजें खराब हो जाने, तो ज्यादा नुकसान होता है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि उसको फिर ध्यान में तो रखेंगे, क्योंकि अगर हमें एनडीपी निकालनी है तो एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटाते थे,
और डेप्रिसिएशन होता एसेट ऑब्सोलेंस से है ना। परिसंपत्ति की वैल्यू धीरे धीरे गिरती है तो वो तो होगा ही होगा। तो यहां पर ये ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन एक गलत है और गलत ऑप्शन हमें चुनना था, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं कि बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालिए। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो इसको इन्होंने क्या कहा कि आपको एनएनपी मार्केट प्राइस निकालना है। कैसे निकालोगे? जीएनपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन घटा दो, ये कह रहे हैं, सॉरी जोड़ दो, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मूल्यह्रास जोड़ने के बाद प्राप्त मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अच्छा, ये यहां पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई जो यहां पर इन्होंने कहा कि अगर हम एनएनपी मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो जीएनपी मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं। तो अब जरा यहां पर हमें ध्यान रखना है कि बाजार मूल्य पर संबंध देखना है। तो मूल्यह्रास जोड़ने के बाद प्राप्त मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। अब देखो, वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डेप्रिसिएशन टू जीएनपी। तो जीएनपी एडिंग, अब देखो उसका इन्होंने हिंदी थोड़ा अनुवाद दिक्कत कर दिया है। तो मूल्यह्रास प्राप्त करने के बाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, हालांकि फॉर्मूला उसका ये है। ठीक है, जीएनपी मार्केट प्राइस अगर प्राप्त करना है तो एनएनपी मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन होना चाहिए। अब नीचे कह रहे हैं कि अगर आपको जीएनपी मार्केट प्राइस प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त होगा? एनएनपी मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन से। ये हमें पता है सबको, अभी पीछे बताया था मैंने, बताया था कि नहीं? हाँ जी। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, उसका आंसर देना है आपको। किसी देश की आबादी द्वारा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, तो अब आपको यह बताना है कि यह होता क्या है। तो अब इसमें जो आपसे पूछ रहे हैं वो नेशनल प्रोडक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में। तो राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में जब कभी पूछेंगे तो आपको उस देश के लोगों का ध्यान रखना है ना कि सीमा का। तो आबादी का टर्म यहां पर दिया हुआ है। तो आंसर करिए फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए जल्दी से? हाँ जी, आंसर करिए जल्दी से, आंसर करिए। तो हिंदी आपको थोड़ी सी ठीक लिख लेनी है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास जोड़ने के बाद यह प्राप्त होता है, यह हिंदी उसकी। ठीक है, तो चौथे का सी लिखा किसी ने, तो आपको मैं जानकारी दे दूं, यहां पर इंग्लिश के हिसाब से चलिए। कह रहे हैं कि एनएनपी मार्केट प्राइस जो होता है, द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डेप्रिसिएशन। एडिंग डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन को क्या करना है? जोड़ना है। किसमें? जीएनपी में। तब हमें एनएनपी मार्केट प्राइस मिलेगा। तो क्या यह सही है कि जीएनपी में इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास जोड़ने के बाद, यहां से देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास जोड़ने के बाद यह स्टेटमेंट। तो ऐसा तो नहीं है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घटाने के बाद आएगा ना ये? बोलो जल्दी से बताइए।
अगर मुझे एनएनपी मार्केट प्राइस प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करेंगे? जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ऐसे प्राप्त करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल्यह्रास जोड़ने के बाद प्राप्त मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद नहीं, बल्कि इसका स्टेटमेंट ऐसे ध्यान रखना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास जोड़ने के बाद। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। क्या हो गया? गलत। ठीक है। और अच्छा एक चीज बताओ, अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जोड़ने के बाद ये है, तो क्या अगर मुझसे कोई पूछे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो हम यही तो कहेंगे कि देश की आबादी, देश के लोग, चाहे देश में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी उत्पादन करते हैं, दोनों को ध्यान रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपसे कोई पूछ रहा है जीएनपी मार्केट प्राइस क्या है, तो आप ये लिख सकते हो कि एनडीपी मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन, है ना। लेकिन अगर मुझसे कोई ये पूछने लग जाए एनएनपी मार्केट प्राइस क्या है, तो हम क्या लिख देंगे? जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ये लिख देंगे, है ना। अब अगर कोई मुझसे ये कहे, जरा हर चीज को स्टेटमेंट के वाइज चलो, कोई ये कहे कि जीएनपी मार्केट प्राइस यूजली ज्यादा बड़ा होगा एनएनपी मार्केट प्राइस से, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये होता क्या है? ये होता है टोटल प्रोडक्शन बाई नेशनल्स, देश के लोगों के द्वारा, है ना। देश की आबादी, तो देश की आबादी कहां? देशों में, देश में एवं विदेशों में, दोनों जगह ध्यान रखना। तो देश और विदेश दोनों आ गए इसमें, है ना, ये चीज। अच्छा, अब ना आगे एक टर्म आएगा, उसको भी यही एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। इज इट क्लियर? इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि अगर कोई मुझसे पूछे कि जीएनपी मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, तो एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो निकल आएगा, और एनडीपी मार्केट प्राइस कैसे लगेगा, तो जीएनपी मार्केट प्राइस को हटा देंगे डेप्रिसिएशन को, तो निकल आएगा। ओके कर दो सारे, पहले ओके करो, फिर मैं यहां एक कॉन्सेप्ट समझ लेता हूं, जिससे कि अब बार बार उसकी समस्या में हम ना फंसे। देखो जी, अगर हमसे ये पूछा जाता है, मैं जैसे मान लो सर क्या क्लास डेली चल रही है, इसे आईएएस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, आईएएस प्रीलिम्स क्वालिटी हो जाएगा। देखो हम यहाँ प्रैक्टिस करा रहे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स और ये सब चीजें हम क्लियर करने के लिए कराते हैं क्लास। ओके, नमस्ते प्रियंका, नमस्ते। तो ये जरूरी है कि इस तरीके के प्रैक्टिस सेशन करिए, अपने आप को चेक करिए कि हमारी प्रिपरेशन कैसी जा रही है। तो ध्यान से सुनिए, कुछ सूत्र या कुछ फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हमेशा, ठीक है। अभी लिख देता हूं मैं, याद रखना है, ठीक। अगर कोई पूछे कि मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लिखिए, यहीं पे लिखेंगे। अगर कोई मुझसे पूछे बाजार कीमत का फॉर्मूला, यानी किसी चीज की बाजार कीमत कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला है फैक्टर कॉस्ट, यानी कि साधन लागत या कारक लागत, ठीक है। किसी चीज को बनाने की लागत प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, माइनस सब्सिडी, ठीक है, माइनस सब्सिडी। तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि अगर मुझे इसकी बाजार कीमत निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपके सामने लिखा है कि इसकी लागत निकाल लो, इसमें टैक्स जोड़ दो, इसमें सब्सिडी घटा दो, इसकी कीमत आ जाएगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट टैक्सेस, यानी कि शुद्ध कर, ठीक है। ये भी लिखा जा सकता है, इस चीज को शुद्ध कर भी लिखा जा सकता है। कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखिए। अगर कोई आपसे पूछे कि मार्केट प्राइस, बाजार कीमत इसकी कैसे बनाएगी, तो इसकी बोर्ड की जो लागत है वो
प्लस उसमें अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया गया वो, और अगर कोई सब्सिडी दी गई तो उसको घटा दिया गया। जल्दी से सारे लोग लिखिए। अब इसी तरीके से अगर मुझसे कोई पूछे कि जरा आप बताओ, ये तो बता दिया, लेकिन अगर कोई हमसे फैक्टर कॉस्ट या साधन लागत का फॉर्मूला पूछे तब, तो इसको हमने पलट देना है। क्या करना है? पलट देना है। आंसर लिखिए फटाफट। तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, है ना? मतलब बाजार कीमत, ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है? तो बाजार कीमत में से क्या घटा दें? अप्रत्यक्ष कर। और क्या घटा दें? सब्सिडी। और क्या जोड़ दें? सब्सिडी। हो गया काम। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। तो ये है फॉर्मूले। अब कई बार हम लोग ऐसे लिखा हुआ देखते हैं, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूं कि हम लोग ये बार बार लिखा हुआ देख रहे हैं कि जीडीपी, मार्केट प्राइस, जीडीपी, फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी, मार्केट प्राइस, एनडीपी, फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी, मार्केट प्राइस, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी, मार्केट प्राइस, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है? तो आपसे अगर पूछा जाए कि इनके फॉर्मूले बताओ, इनके फॉर्मूले बताओ, कैसे बताओगे? बता ही नहीं पाओगे, तो बहुत लगी कुछ पूछ रहे हैं। तो इनके फॉर्मूले बताने का एक तरीका है मेरे पास। आप सब लोगों को मार्केट कॉस्ट और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला पता ही है, पता है कि नहीं? क्या फॉर्मूला था? जहां पूछा जाए हमसे मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, ठीक है? जीडीपी मार्केट प्राइस का मतलब हुआ कि जीडीपी जब निकाली गई तो वो बाजार की कीमतों पर निकाली गई। अगर मैं जीडीपी निकालूं, जैसे कार है, बाइक है, साइकिल है, ट्यूशन है ना, ये चीजें हैं मान लो, तो इनकी दो कीमतें हो सकती हैं। एक बाजार कीमत हो सकती है, और एक इन सब की लागत हो सकती है। तो ध्यान रखना, जब हम इनकी बाजार कीमत पर जीडीपी निकालेंगे तो उसी जीडीपी को हम जीडीपी मार्केट प्राइस कहते हैं। जो लागत पर निकालेंगे तो उसी जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। बस हो गया अंतर, यही अंतर है दोनों के बीच में। क्लियर है इतनी बात? बोलो, अंतर क्लियर हुआ दोनों के बीच का? क्या अंतर है? उम्मीद करते हैं अंतर क्लियर हो गया होगा। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इनके फॉर्मूले बताओ, तो कुछ नहीं करना है। जहां मार्केट प्राइस पूछा गया वहां मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लिख दो, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यही तो था। अब इसी चीज को हम नेट टैक्स भी लिख सकते हैं, मैंने ऊपर बताया था, याद है? आप चाहो तो इसी चीज को नेट टैक्स भी लिख सकते हो, बात एक ही है दोनों को, है ना? अब फैक्टर कॉस्ट अब जैसे मान लो पूछा गया मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, जीडीपी मार्केट प्राइस, तो हमने मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लिख दिया और सीधा उठा के जीडीपी इधर रख दी। हमारा फॉर्मूला पूरा बनकर तैयार हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो चीज पूछी जाए वही लिख दो बस। फैक्टर कॉस्ट पूछा गया, फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लिख दो, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, है ना? ये हो गया। अब देखो क्या पूछा हुआ है, मार्केट प्राइस, जीडीपी है तो जीडीपी ही लिख दो इधर, क्या दिक्कत है? उसी तरीके से अब मार्केट प्राइस पूछा हुआ है, फिर लिख दो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है? सीधा उठा के क्या करना है, एनडीपी था तो एनडीपी लिख दो इधर, है ना? हो गया सिंपल। उसी तरीके से फैक्टर कॉस्ट पूछा हुआ है नीचे, तो फिर फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लिख दो, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी होता है। अब देखो जी, अगर मैं यहां पर लिखूं तो एनडीपी उठाकर आप सीधा एनडीपी लिख दो इधर, है ना? बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है आपको। इसी तरीके से अगर कोई मुझसे पूछे कि जीएनपी मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, तो जीएनपी मार्केट प्राइस में मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लिख लो बस, फैक्टर कॉस्ट
प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, है ना। अब जीएनपी को उठाकर सीधा जीएनपी लिख दो, हो गया। उसी तरीके से फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला वापस पूछ रहे हैं, तो इनको भी बता दो कि मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, जीएनपी को उठाकर जीएनपी लिख दो इधर, है ना। ऐसे ही अगर यहां पर आपसे पूछ लें कि एनएनपी मार्केट प्राइस फॉर्मूला, तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में एनएनपी मार्केट प्राइस और एनपी फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला लिखिए, जल्दी से लिखिए, फटाफट जल्दी लिखिए, समय नहीं लगाना है, जल्दी से आंसर देना है इसका, दीजिए आंसर फटाफट, कुछ नहीं, वो ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला मार्केट प्राइस के सामने लिख देना है और उठाकर एनएनपी रख देना है। फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला फैक्टर कॉस्ट वाले सामने रख देना है और उठाकर एनएनपी रख देना है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर करिए फटाफट। हाँ जी, बहुत इसमें दिमाग रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। तो एनएनपी मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट बोलो प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और एनएनपी उठाकर इधर लिख दो, है ना। फिर उसी तरीके से फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, और इधर उठाकर क्या लिख दिया? एनएनपी लिख दिया, है ना। ये चीज, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जहां जहां पर एनएनपी लिखा हुआ है, एनडीपी या एनएनपी लिखा हुआ है, इनको हम चाहें तो जैसे एनडीपी को हम और रूप में भी लिख सकते हैं, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन में भी, तो वहां आप ये भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सही है ना, ध्यान रखना। और एनएनपी को हम जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर उठाकर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन भी लिख दूं तो वो भी सही होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो दोनों बातें एक ही हैं, तो चाहे आप एनएनपी यहां लिखो चाहे जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन लिखो, जीडीपी डेप्रिसिएशन जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो वो बात एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। याद रखना सब लोग, फटाफट जल्दी से। ओके, डन कर दो सब लोग, डन कर दो फटाफट कि हाँ जी ओके, नो इशू। आगे चलिए, लॉजिक हम समझ गए। जब कभी भी कोई हमसे कहता है जीडीपी मार्केट प्राइस, उसने जीडीपी को बाजार की कीमतों पर निकाला है। जब कोई हमसे कहता है जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, इसका मतलब जीडीपी को लागत पर निकाला गया है। अगर कोई हमसे कहता है जीएनपी मार्केट प्राइस, यानी कि जीएनपी को बाजार की कीमतों पर निकाला गया है। कोई हमसे कहता है कि जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, तो इसका मतलब जीएनपी को लागत पर निकाला गया है। अब इसी में कोई कहने लग जाए एनएनपी मार्केट प्राइस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीएनपी को मार्केट प्राइस पर निकाला गया और फिर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया गया, हो गया, है कि नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एनएनपी, अब क्वेश्चन आपके सामने, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस पूछ रहा है, मार्केट प्राइस पूछ रहा है एनएनपी, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं, किसी देश की आर्थिक उत्पादन में लगे हुए लोगों का योगदान, ठीक है, जिसमें मूल्य ह्रास को घटाना है, लेकिन इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। देख लो भाई, मार्केट प्राइस पूछ रहा है, मैं इसको फॉर्मूले में लिख देता हूं। यह ऐसा लिखने की कोशिश कर रहा है कि आर्थिक उत्पादन यानी कि जीएनपी की बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि ऐसे लोग जो उत्पादन कर रहे हैं, अगर मैं देखूं तो क्या होगा, अगर मुझे यहां पर निकालना है एनएनपी मार्केट प्राइस, तो कैसे निकाल सकते थे? एनएनपी मार्केट प्राइस निकालिए जरा आप अपनी कॉपी में, क्या हम ऐसे निकाल सकते थे? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, एक तो तरीका ये है हमारे पास, बोलो क्या ये तरीका है?
बोलो जल्दी से, हाँ या ना। लेकिन ऐसा तो कुछ वहां लिखा ही नहीं है। लिखा है? नहीं लिखा है। कैसे निकाले? एक तरीका हमारे पास और भी तो है कि हम एनएनपी इसको ऐसे लिख सकते थे, जरा देखो, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट टैक्सेस। देख लो क्या बन गया, वही फॉर्मूला। बोल दीजिए, वही फॉर्मूला है, जीएनपी माइनस, और देखो लिख रहा है जो भी उत्पादन किया उसमें मूल्यह्रास को घटा देना और अप्रत्यक्ष कर को शामिल कर देना। तो कर दिया मैंने शामिल, प्रत्यक्ष कर जोड़ दिए, मूल्यह्रास को घटा दिया, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन तो यहां पर ये सही हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन तो यहां पर ये सही हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। By removing depreciation from the GNP is known as NNP market price। कहते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है तो मूल्यह्रास को घटा दीजिए। आइए जरा स्टेटमेंट क्या लिखी उसको टर्म देखिए। इन्होंने लिखा कि अगर हमारा जीएनपी मार्केट प्राइस है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो वो एनएनपी मार्केट प्राइस हो जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है? क्या स्टेटमेंट सही लिखी हुई है? जल्दी से देख लो, क्या स्टेटमेंट सही लिखी हुई है? हाँ जी, क्या स्टेटमेंट सही लिखी हुई है? बोलो। तो जवाब क्या आना चाहिए हमारा कि हाँ जी, स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है ना? स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है। पांचवें का सी ही होगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल कड़क हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? तो 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय को कौन सा फैक्टर प्रभावित कर सकता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर या फैक्टर कैन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को क्या प्रभावित करता है? क्या प्रभावित करता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक, मतलब ये कहना चाहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें राष्ट्रीय आय को घटा बढ़ा सकती। ठीक है, ओके। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल यानी कि तकनीकी भी राष्ट्रीय आय को घटा बढ़ा सकती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता घटा बढ़ा सकती है। देखो जरा, क्या ऐसा है? जल्दी से बोलिए, नेशनल इनकम को ऐसी चीजें अफेक्ट करती हैं? तो आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो देखो भाई, अगर हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप है तो उन सब से बिल्कुल, लैंड होगी तो रेंट आएगा, ज्यादा रेंट आएगा ज्यादा जीडीपी होगी, प्रॉफिट होगा ज्यादा जीडीपी होगी, है ना? तो उत्पादन के कारक ठीक तरीके से काम करेंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा ना। बोलिए, उत्पादन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बिल्कुल सही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। देखो, जिन देशों की टेक्नोलॉजी एडवांस होती है वहां जीडीपी ज्यादा होती कि नहीं? हाँ, जिन देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहां पर नेशनल इनकम उनकी कम होती कि नहीं? तो ये सारी चीजें प्रभावित कर सकती हैं, पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि किन चीजों से नेशनल इनकम बढ़ेगी या घटेगी, यानी कि वो पूछ रहा है विच among the following factors affects the national income of a country, किसी देश की इनकम को प्रभावित कर सकते। तो उत्पादन के कारक भी प्रभावित कर सकते, तकनीकी तो प्रभावित कर सकती, बेहतर तकनीकी ज्यादा उत्पादन,
और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिन देशों में बेहतर सरकारें नहीं होंगी वहां उत्पादन सही नहीं होगा। पीछे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान राष्ट्रीय आय का डेटा जारी करता है? कौन सा which of the following offices or institutes release data on the national income? कौन डेटा जारी करता है? एनएसओ, नीति आयोग, सीएसओ या फिर प्रधानमंत्री कार्यालय? हम नेशनल इनकम डेटा मतलब जीडीपी वगैरह के जो आंकड़े हैं, जीवीए के आंकड़े हैं, वो कौन बताता है हमें? आंसर करिए फटाफट जल्दी से। 7 का बी आंसर लगाया, नीति आयोग। अच्छा जी, ध्यान रखना नेशनल इनकम का जनरली जो डेटा है वो डेटा भारत में जारी किया जाता है एनएसओ द्वारा। पहले हम जारी करते थे सीएसओ द्वारा, ठीक है, पहले सीएसओ जारी करता था, लेकिन अब एनएसओ। पिछले दिनों क्या किया गया, एक संस्था थी एनएसएसओ और सीएसओ, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करके जो संस्था बनी वो एनएसओ बनी और एनएसओ जारी करता है। सीएसओ पहले करता था, अब नहीं करता, अब एनएसओ करता है। ये नई संस्था काम करती है इसके लिए। और ये डेटा जो है ये तिमाही भी जारी होता है, क्योंकि अनुमान आता है इसमें, है ना, एस्टिमेशन हर 3 महीने का, यानी कि हर क्वार्टर पर। और फिर ये वार्षिक भी जारी होता है, यानी कि एनुअल भी जारी होता है। तो क्वार्टर भी आएगा और एनुअल भी आएगा, इस तरीके का डेटा आता है। और इसमें जो डेटा मेजरली आता है वो जीडीपी और जीवीए से संबंधित आता है, ठीक है। हाँ, हमारे काम का डेटा यही होता है, तो सो दैट हम इसको देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की एक समस्या है। अगर आपने नेशनल इनकम मेजर करनी है तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम हो सकती है। यहां गणना की बात कर रहा है, ठीक है, ये सेंस में देना जवाब। अल्प रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, या अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितना लोगों को काम मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, और फिर यहां पर पूछा हुआ है बचत का निम्न स्तर, और चौथा है गैर संगठित क्षेत्र। तो देखो जी, राष्ट्रीय आय गणना करने जा रहा है, क्या पता करना है उसको? देश का कुल उत्पादन। तो जब कुल उत्पादन जाएगा तो उसको चाहिए डेटा, आंकड़े, तभी तो कर पाएगा। और उसे संगठित क्षेत्र का डेटा तो आसानी से मिल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी, तो ये आसान है जुटाना। बड़ी बड़ी कंपनियां बता देंगी कितना माल बेचा, कितना बनाया। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड, गैर संगठित, अब आप किसी साइकिल पंचर वाले से पूछे कि कितना काम किया है, तो कहां बता पाएगा अभी वो, एक महीने में कितनी बिल काटते हो, कितनी पर्ची काटते हो। छोटे मोटे जो उद्योग करते हैं, किसान हैं, ये सब के पास उतना डेटा नहीं है ना, एकदम एग्जैक्ट डेटा देते हैं। तो गैर संगठित लोगों का डेटा सही नहीं आता, और इसी से अनुमान प्रभावित भी होते हैं। बोलो। और गैर संगठित क्षेत्रों में काला धन भी होता है, तो वहां तो वो संभावना है कि जिसे सरकार रेगुलेट नहीं कर पाती तो उसको फिर शामिल नहीं कर पाएगी, है ना। गणना करनी है यहां पर, ये नहीं पूछ रहा कि देश की समस्याएं क्या है, ये कह रहा है कि किसी चीज को अगर मैं अगर आप मुझसे बताइए कि कोई पूछे कि जरा आप अपने घर के अंदर बताइए कितना पैसा कमाते हो, तो मैं तब तो बता पाऊंगा ना जब मुझे सबकी इनकम पता रहेगी। उसमें से 2 लोग ये हो जो कुछ बताते ही ना हो। तो सेम चीज यहां है,
गैर संगठित क्षेत्र का डेटा इकट्ठा करना या एकत्र करना सरकार के लिए समस्या है, तो इसीलिए वहां पर उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा। तो 8वें का हम रखेंगे डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। अब आप इसको चेंज कर लीजिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता था, तो हम इसको राष्ट्रीय लिख लेते हैं, है ना, एनएसओ, नेशनल लिख लो इसको बस। अब आंसर देना। आय एवं व्यय विधि किसी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका है। अगर मुझे किसी देश की ये पता करनी है कि इनकम कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, देखिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर करिए जल्दी से। एकमात्र तरीका है, आय का अनुमान लगाने की एकमात्र विधि है, आय एवं व्यय विधि किसी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की एकमात्र विधि। देखो भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब मुझसे कोई पूछता है या हम आप सबसे पूछेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करेगा, तो आपने साफ साफ कहना है कि राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाएगी वो की जाती है एनएसओ द्वारा। इसे ये तिमाही भी जारी कर सकते हैं और वार्षिक भी जारी कर सकते हैं, यानी कि एनुअल भी। नेशनल इनकम के मेथड्स या जो विधियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। ठीक है, पहली है इनकम मेथड। अगर भारत में कहीं भी नेशनल इनकम या पूरी दुनिया में मेथड मेजर की जाती है तो उसके लिए आय विधि भी है। आय विधि का मतलब है जैसे जो भी इनकम आती पूरे देश की, है ना, कंट्री की इनकम मतलब रेंट जोड़ते हैं, है ना, रेंट से कमाते हैं, फिर उसके बाद इंटरेस्ट से, ब्याज से कमाते हैं, प्रॉफिट से कमाते हैं, वेजेस से यानी कि वेतन से, यानी कि अगर मैं देखूं तो किराया आप लिख सकते हैं, किराया, ब्याज, है ना, फिर उसके बाद लाभ, और इसके बाद वेतन, दिहाड़ी, इन सबको जोड़ दो तो देश की क्या आ जाएगी पता है? देश की नेशनल इनकम आ जाएगी। गुड मॉर्निंग गुंजा, ये टाइम है आने का, है वाह जी वाह। इनकम मेथड के बाद एक्सपेंडिचर मेथड भी है जिसको हम कहते हैं व्यय विधि। व्यय विधि में C प्लस I प्लस G, C मतलब कितना उपभोग हुआ, खर्च कितना, निवेश, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो अगर ये चीजें हम निकाल दें ना तो इससे हमारा एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है। तो मतलब ये समझो आप कि अगर देश की नेशनल इनकम निकालनी तो पूरे देश के अंदर जितना भी इनकम आया वो जोड़ लो, आप आ गई नेशनल इनकम। दूसरा, पूरे देश की नेशनल इनकम निकालनी तो जितना खर्चा किया है वो भी आप जोड़ लोगे तब भी आ जाएगा। और फिर होता है एक उत्पाद विधि, ठीक है, जिसको हम आउटपुट मेथड में भी बोलते हैं या प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, कि देश के अंदर जो भी उत्पादन हुआ है उसको भी अगर आप जोड़ लोगे तब भी आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। तो 3 मेजर मेथड है हमारे पास नेशनल इनकम निकालने के, याद रखेंगे, ठीक है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड, ठीक है, याद रखेंगे। इज दिस क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लो भाई। भारत में जीडीपी एनएसओ द्वारा निकाली जाती है, तो स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है जी।
केंद्रीय नहीं लिखना है क्योंकि अब एनएसओ हो गया वो, ठीक है। ओके, आय एवं व्यय विधि ही देश की राष्ट्रीय आय की गणना कर सकती नहीं। आय व्यय के बाद एक विधि और है जिसको हम उत्पाद विधि कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि केवल एक ही सही नहीं, ठीक है। आप याद रखेंगे 9 के अंदर अगर हम जाएंगे तो फिर अब यहां पर हम केवल एक के साथ जा सकते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। मूल्य वर्धित विधि, मूल्य वर्धित समझते हो आप? ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। जरा एक बार नजर मारते हैं, फिर इसमें कुछ तुक्का लगाते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। आप सारे लोग पहले तुक्का लगाओ। कहते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड सवाल है, या वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना कारक लागत पर की जाती है। दूसरा, एजेंटों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उत्पादन में सम्मिलित होती हैं। तीसरा, दोहरी गिनती से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तु एवं उत्पाद को ही शामिल किया जाता है। लगाइए दिमाग, लगाइए दिमाग, फटाफट लगाइए। हाँ जी, लगाइए दिमाग। लगाओ फटाफट। दसवें का सी बोल दिया, बी बोल रहे हैं। ओके, ए सही है। ओके, ठीक। देखो भाई, ये जीवीए मेथड है क्या, ये चीज समझो। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे ये किसान है, ठीक है, इसने गेहूं उगाया, है ना, और इसका गेहूं किसी मिल वाले के पास गया, उसने इसे आटा बना दिया। मिल वाले से ये किसी बेकरी वाले के पास गया और बेकरी वाले ने इसे ब्रेड बना दिया। फिर उसने क्या किया, इसमें टैक्स जोड़ दिया और किसी ग्राहक को ब्रेड दे दी, है ना, मिल गई। पूरा सिस्टम समझे? अब मान लो ये किसान है, किसान ने गेहूं 100 रुपए का बनाया था, लेकिन जब मिल वाले के पास गया तो मिल वाले ने इसे 300 रुपए का कर दिया। बेकरी वाले के पास गए तो बेकरी वाले ने इसे 500 रुपए का कर दिया और 100 रुपया टैक्स लग गया, तो यहां ब्रेड मिल गई 600 रुपए। ठीक, अब इस पूरी प्रक्रिया में या इस पूरे होल प्रोसेस, व्हाट इज जीडीपी? अगर मुझसे कोई पूछे कि जीडीपी क्या है, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया इस पूरी प्रक्रिया में जो फाइनल कीमत होती है ना, वो होती है जीडीपी। इज दिस क्लियर? तो जीडीपी मार्केट प्राइस। इज दिस क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आए कि जो भी कीमत होती है पूरी, उसे हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी पूरी कीमत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, ठीक। लेकिन आपको जरा गौर देना चाहिए, अगर कोई मुझसे पूछे कि कुल कितना उत्पादन हुआ, तो मैं कहूंगा भैया 600 रुपए का कुल उत्पादन हुआ। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछे कि जरा ये बताओ, ये 600 रुपए में कितना उत्पादन एग्रीकल्चर से आया, कितना इंडस्ट्री से आया, कितना सर्विस सेक्टर से आया, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सेक्टर आगे जा रहा है, क्योंकि हमें यहां पर जीडीपी कुल उत्पादन का आंकड़ा तो दे सकती है, लेकिन वो मुझे ये नहीं बता सकती कि भाई किस सेक्टर से कितना उत्पादन हुआ। जबकि मैं अगर जीडीपी वाले से पूछूं कि जरा बताओ किसान ने कितने रुपए का योगदान किया, तो जीडीपी वालों को नहीं पता होगा, उसको तो यही पता कि इसने खरीदा तो इतने का बना, बात खत्म। तो ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सेक्टर आगे जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा। तो फिर ये जानने के लिए एक जीवीए मेथड लाया गया। क्या लाया गया?
जीवीए मेथड, मूल्य वर्धन विधि। अब ये जो मूल्य वर्धन विधि है, वैल्यू एडेड मेथड है, इससे हम सारी चीजें निकाल पाते हैं। कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दे देखिए। अगर हम फाइनल गुड्स को ना गिने, एक एक करके सब कुछ गिने, तो हमारे पास ज्यादा बेहतर डेटा आएगा। तो किसान ने कितने का काम किया? 100 रुपए का। जब मिल वाले के पास ये चीज पहुंची थी तो ऑलरेडी वो कितने रुपए की थी? 100 की। तो मिल वाले ने फिर उसके ऊपर कितने का काम किया? तो टोटल 300 का। तो 100 तो पहले से था, 200 का, है ना? बोलो कितने का काम किया? 200 का। फिर मिल वाले ने इसे किसको दे दिया? बेकरी वाले को। तो बेकरी वाले ने जब दिया तो वो पहले से कितने का था? 300 का। तो इसका मतलब बेकरी वाले ने कितने का काम किया? 200 का। जरा देख लो आप, कितने का काम किया? 200 का। अब इन तीनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और हमारे पास 500 रुपया आ जाएगा। जरा देखो आप, यहां 600 था, यहां 500 आया। बस हम इसमें क्या जोड़ते हैं? अब देखो, हमने एक एक स्टेप पर हर चीज को काउंट किया है। अगर अब मुझसे कोई मैं पूछने आए कि ये भैया 600 कैसे आए, तो क्या अब हम आसानी से बता देंगे? यस, अब हम बता देंगे कि सर इन 600 रुपयों में से 100 रुपया किसान के, 200 रुपया मिल वाले के, और 200 रुपया बेकरी वाले के। तो हम समझ जाएंगे कि किसान को थोड़े कम पैसे मिल रहे हैं, हमें इसके लिए ज्यादा अच्छी नीतियां बनानी चाहिए। तो जब हम एक एक करके चीजों को गिनते हैं तो उसे जीवीए कहा जाता है, ग्रॉस वैल्यू। यानी कि वैल्यू ऐड हो रही है, 100 से 300, 300 से 500। तो जितनी वैल्यू 100 में, कितनी वैल्यू यहां ऐड हुई? 200। यहां 300 में कितनी ऐड हुई? 200। तो जितनी ऐड होती जा रही है उसको हम गिनते जा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा कि ग्रॉस वैल्यू एडेड और जीडीपी में क्या फायदा है, क्या अंतर है, तो आप कहते हैं ना कि जीवीए हम हमेशा सप्लाई साइड से गिनते हैं, सप्लाई हो रही है ना इधर से, और जबकि जीडीपी हम हमेशा डिमांड यानी कस्टमर साइड से गिनते हैं, कंज्यूमर साइड से गिनते हैं। ठीक है। जीवीए गिनने का एक फायदा है कि इसमें एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं होगी। हमने गेहूं गिन लिया, आटा गिन लिया, बेकरी गिन ली, है ना? तो हर स्टेप पर हम एक एक स्टेप पर गिनते हैं, तो हमें सेक्टोरल यानी कि क्षेत्रवार सेक्टोरल डेटा मिलता है, क्षेत्रवार आंकड़ा मिल जाता है यहां से। तो ये चीज अच्छा है। जीवीए में टैक्स इंक्लूड है। जीवीए में अभी आएंगे, जीवीए में यहां पर क्या इंक्लूड है पता है? जीबीए में यहां पर प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड। ठीक है, याद रखेंगे। अब कितना आया? 500। ठीक है, तो अब देखो जरा, 500 आ गया, क्या आ गया बेटा? ये आ गया 500 प्लस टैक्स कितना था? तो जो आपका प्लस नेट टैक्स है उसको ऐड कर दो, तो 100 रुपया टैक्स है, तो बन गया ना 600। बोलो, बन गया 600? यस या नो? हाँ जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जीवीए में अगर हम लोग नेट टैक्स को जोड़ दें तो वो जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर ही हो जाएगा। देख लीजिए, इज दिस क्लियर? एक बार यस कर दो बच्चों कि हाँ जी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट बोल दीजिए कि जीडीपी मार्केट प्राइस के बराबर हो जाएगा। जल्दी बोलिए। हाँ जी, ठीक है। अब आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? जीवीए जीडीपी कैलकुलेट करते हैं फैक्टर कॉस्ट पे। ऐसा था क्या? नहीं। कौन सी थी? याद करो सर, बाजार कीमत, मार्केट प्राइस, बाजार कीमत, बाजार कीमत। हो गया ना गलत? हाँ। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर सभी सेवाएं वगैरह भी काउंट होती, तो बिल्कुल काउंट होंगी, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज, दोनों को शामिल करेंगे। दोहरी गिनती से बचने के लिए केवल अंतिम उत्पाद को ही शामिल किया जाता है। यानी कि हम बार बार एक ही वस्तु को ना गिनने, इसके लिए हम केवल अंतिम उत्पाद को ही शामिल करते हैं।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे अगर मैं कहूं, यहां पर पीछे देखिए, ठीक है, गेहूं को जो हमने 100 रुपए का गिन लिया, तो हमने मिल वाले के पास केवल 200 ही गिने, याद आया? बोलो, 200 ही गिने हमने, फिर 100 नहीं गिने। यानी कि हमने यहां 300 नहीं लिखा, हमने केवल 200 लिखा। ठीक है सर, जीडीपी जीबीए में क्या डिफरेंस है? जीडीपी जीबीए में यह डिफरेंस है कि जीडीपी अंतिम कीमत होती है किसी भी चीज की, और जीबीए हर स्तर पर हुआ काम होता है। जैसे कोई चीज 100 की थी, 100 से वो 200 की हो गई, 200 से वो 300 की हो गई, तो हर स्टेप पर हम उसे गिनते जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहां पर गेहूं 100 का था, फिर गेहूं क्या बन गया, आटा बन गया, तो वो 300 का हो गया। तो हम एक एक स्टेप गिनते हैं, जीबीए में ये अंतर है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी चीज को शामिल नहीं किया जा सकता गणना में? किसे शामिल नहीं करते? किसे शामिल नहीं करते? किसे शामिल नहीं करते? जल्दी आंसर करिए। पुरानी वस्तुएं, अवैध गतिविधियों से उत्पन्न पेंशन जैसे भुगतान हस्तांतरण। देखो भाई, हम जीवीए मेथड में प्रोडक्शन या जानने गए हैं कि उत्पादन क्या हुआ है ना? अब ये बताओ, अगर कोई सेकेंड हैंड वस्तु है तो क्या उत्पादन हुआ है? नहीं, इसका तो हो रखा है, इसमें क्या है, वो गिनेंगे अब हम, है ना? ठीक। अवैध गतिविधियों से इलीगल वस्तुएं भी आएंगी क्या? अगर इलीगल आएंगी, उनको गिन पा रहे हैं तो इसका मतलब सरकार पकड़ नहीं लेगी, तो इलीगल वस्तुओं को भी नहीं गिनते हैं, वो एक्टिविटी का हिस्सा नहीं। ठीक। पेंशन, अब बताओ, पेंशन को क्यों नहीं गिनना है? क्योंकि पेंशन से कोई उत्पादन नहीं होता, पेंशन से कोई उत्पादन नहीं होता। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई किसी चीज को नहीं गिनना। तो आप क्या करना है बताओ जरा, कि भैया इसमें से किसी चीज को नहीं गिना जाएगा, तो डी, 1 2 3 कोई भी चीज नहीं गिननी है, क्योंकि ये सारी चीजें फालतू हैं। आओ, आय विधि, अभी बताए थे, पढ़ाए थे, आय विधि। आय विधि ध्यान से देखिए, एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान किसी अर्थव्यवस्था के भीतर व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों द्वारा अर्जित आय, अर्जित कुल आय का आकलन करता है। अच्छा जी, टोटल इनकम, इनका कहने का मतलब है कि नेशनल इनकम निकालना है अगर, तो देश के अंदर जितना भी पैसा कमाया गया है उसको ही ऐड कर दो, हो जाएगा। इस पद्धति में मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज, मुनाफा और सभी प्रकार के कर शामिल किए जाते हैं। देख लीजिए, जल्दी से आंसर करिए। अभी पढ़ा चुका हूं, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जल्दी से आंसर करिए। हाँ जी, करिए आंसर। तो अभी बताए थे इनकम मेथड, इनकम मेथड याद करो, जो रेंट है प्लस इंटरेस्ट है प्लस वेजेस हैं प्लस प्रॉफिट है, सबको जोड़ दो, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है ना? टैक्स तो जोड़ोगे ही, टैक्स तो अलग से है, बिल्कुल, उसको क्यों नहीं जोड़ना है ना? टैक्स भी शामिल करनी है, सभी प्रकार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें आ, याद रखना है कि मार्केट प्राइस के अंदर टैक्स होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला भी सही है, तो क्यों नहीं सही है? कर तो शामिल होते ही है ना हर चीज में, बोलिए, कर तो शामिल रहेंगे ना, क्योंकि हम मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। और पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि जो भी इनकम मेथड का मतलब है कि जो भी आपने इनकम से कमाया उसे जोड़ दीजिए, इनकम मेथड हो गया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है व्यय विधि में? व्यय विधि में याद करिए, अभी बताया था मैंने, व्यय विधि, व्यय विधि, सी मतलब उपभोग,
जितना भी किया, आई निवेश जितना भी किया, जी सरकार का खर्च, सरकारी व्यय प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम शुद्ध निर्यात भी लिख सकते हैं, ध्यान रखो। अब बताओ, यही तो व्यय विधि है, ऐसे निकाला जाता है। आंसर दे दो जल्दी से, दे दो आंसर फटाफट, आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ जी, मूल्यह्रास आता है। मूल्यह्रास का क्या लेना देना, मूल्यह्रास का कोई लेना देना नहीं है ना? बोलो, मूल्यह्रास आएगा इसमें? नहीं आएगा। घरेलू निवेश, निवेश तो आता है, आ गया। निर्यात, बिल्कुल निर्यात आता है, जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं आता है इसके अंदर। तो थर्ड, 2 और 3, बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जीडीपी डिफ्लेटर थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर आप इसका आंसर करिए। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? अगर कभी आपसे पूछे तो आपने ये कहना है कि जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, यानी कि वास्तविक जीडीपी गुणे 100, यह है इसका फॉर्मूला। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। अगर मुझसे कोई कहे कि जरा नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो आप ये लिखना, ठीक है, उत्पादन को चालू वर्ष की कीमतों पर गणना की जाती है। मतलब अगर हम 2024 का 25 का नॉमिनल जीडीपी निकालना चाहते हैं, 2024-25 का, तो याद रखना कि प्रोडक्शन 2024-25 इंटू प्राइस भी 2024-25 ऐसे निकलती नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, इसी साल की कीमतों पर हम कैलकुलेट करते हैं सब। दूसरा, अगर कोई कहे रियल जीडीपी निकालिए, तो कैसे निकालोगे? उत्पादन को आधार वर्ष की कीमत पर निकालते हैं, वर्ष की कीमतों पर निकालते हैं। मतलब अगर हमसे कोई कहते कि रियल जीडीपी निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे 2024-25 की? कि हम प्रोडक्शन लेंगे 2024-25 का, गुणे प्राइस लेंगे 2011-12 के, क्योंकि हमारा जो आधार वर्ष है क्या है, 2011-12 है। तो ऐसे, अब यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कई बार कि जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग क्यों हो रहा है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी की तुलना के लिए हो रहा है, एक ये। दूसरा, इससे हमें मुद्रास्फीति का पता चलता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक समस्या है कि ये किसी वस्तु विशेष की महंगाई नहीं बता सकती, क्योंकि ये पूरे देश की, अब देखो यहां पर आप याद रखेंगे नॉमिनल जीडीपी में, ठीक है, मुद्रास्फीति को शामिल किया जाता है, जबकि रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति को, इन दोनों के बीच का अंतर ही मुद्रास्फीति, ऐसे समझो। ठीक है, तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच का अंतर क्या है? मुद्रास्फीति। तो जब मैं कहता हूं जीडीपी डिफ्लेटर, तो यहां पर तुलना की जा रही है नॉमिनल जीडीपी की रियल जीडीपी से। क्यों? क्योंकि इससे हम इन्फ्लेशन निकाल पाते हैं कि कितनी महंगाई आई। ठीक है, इसके अतिरिक्त उत्पादन को चालू वर्ष की कीमत पर निकालना है, लेकिन इसमें भी एक समस्या है
कि जब आप जीडीपी डिफ्लेटर में होते हैं तो ध्यान रखेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर में किसी एक वस्तु विशेष की महंगाई नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि ये पूरी की पूरी लेती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, आइए जरा देखते हैं क्या है सवाल। आओ आओ देखो जी, पहला ही सवाल दिखा रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर या अपस्फीति क्या बता रही है कि मुद्रास्फीति को मापने का काम करता है। सही है गलत? आर्थिक विकास पर मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को समझने में मदद करता है, यह बताने का मदद करता है कि पहले की तुलना में देश कितना महंगा हुआ और कितना वो हुआ। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद के विभिन्न घटकों मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखता है। जीडीपी में कितना मूल्य परिवर्तन हुआ है पहले की तुलना में वर्तमान में, ये चीज ध्यान में रखता है। यहां नाम मात्र मतलब वही मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की तुलना वास्तविक घरेलू उत्पाद से करता है। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आंसर करिए। तो पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है, मुद्रास्फीति अभी समझाए थे, मूल्य परिवर्तन दिखाता है, ये भी सही है, और दोनों तुलना करता है ऑप्शन में, ये भी सही है। तो 1 2 3 ऑल करेक्ट, यहां पर डी ऑप्शन हो जाए। ठीक है, आइए अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सकल घरेलू उत्पाद अगर जीडीपी डिफ्लेटर में वृद्धि हो रही है तो यह दिखाता है कि कीमतें कम हो रही हैं। ठीक है, ये दिखाता है। लेकिन यहां कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में अगर यहां पर ये कह रहे हैं कि अगर डिक्रीज इन जीडीपी इंडिकेट्स इन्फ्लेशन, जीडीपी अगर कम होती है तो इन्फ्लेशन बताते हैं। तो लॉजिक से भी अगर हम चलें, जैसे मान लो हमारे 100 आइटम थे और एक आइटम 10 रुपए का था, तो कितना हो गया? 1000। अब कीमत कम हो जाए, 100 आइटम है, प्राइस हो जाए 9 रुपए, तो कितना होगा जीडीपी? 900। तो अब आप खुद भी सोच सकते हो, जीडीपी अगर कम हुई तो मुद्रास्फीति तो नहीं होगी, है ना? तो ये गलत हो गया। और दूसरा ऊपर जो दिया हुआ है ध्यान रखना, अगर जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ रहा है, डिफ्लेटर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन आ रही है। याद रखेंगे, इन्फ्लेशन आ रही है। तो बोथ आर, नहीं पहला गलत है, इन्फ्लेशन होगी उसमें। इन्फ्लेशन, जीडीपी डिफ्लेटर बढ़ने का मतलब है इन्फ्लेशन आना। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है 15वें का, है ना? दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तो कोई भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से फटाफट करिए, आंसर करिए। सकल घरेलू उत्पाद स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर की लिमिटेशन बताइए क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर की लिमिटेशन, यहां व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे पाता, तो अभी बताए थे। अच्छा जी, आओ जरा, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेरिएशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी ओवर टाइम, या समय के साथ उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता और भिन्नता में भी ध्यान नहीं रखता। यह कारक कीमतों पर आधारित होता है, कारक कीमतों पर, जीडीपी डिफ्लेटर कारक कीमतों पर आधारित होता है, ऐसा कह रहे हैं ये। हाँ जी, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर जीडीपी मार्केट प्राइस पर नहीं निकालकर जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं, ऐसा कह रहे हैं। बताओ जरा क्या होना चाहिए? पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, मैंने बताया था ये किसी वस्तु विशेष इसकी जानकारी नहीं है, तो पूरे के पूरे बता देगा कि पहले जीडीपी 100 थी अब 110 हो गई, है ना? तो ये है चक्कर। अब उत्पाद बढ़िया हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्योंकि एक एक उत्पाद को गिनता ही नहीं है, तो टोटल गिनता है, तो ये भी ये नहीं बता पाएगा। बिल्कुल सही।
तो 1 and 2 तो ठीक है, लेकिन कारक कीमतों की जगह हम इस पे मार्केट प्राइस रखेंगे। क्या रखेंगे? मार्केट प्राइस। तो इस हिसाब से 1 and 2 तो ठीक हो गया, लेकिन लास्ट वाला गलत हो गया। ठीक है, याद रखना। चलिए, बेस ईयर को लेकर यहां सवाल पूछा हुआ है, आधार वर्ष को लेकर सवाल पूछा हुआ है, आधार वर्ष को लेकर सवाल पूछा हुआ है। आधार वर्ष को लेकर सवाल पूछा हुआ है, जल्दी से आंसर करिए। कहते हैं वह वर्ष जिसकी आय का उपयोग नाम मात्र यानी कि नॉमिनल जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। नहीं, गलत। वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग नाम मात्र, फिर गलत। नॉमिनल जीडीपी से कोई संबंध नहीं है इसका। वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है। बोलो, द ईयर हुज, यस, प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट, जिसकी कीमतों, आय का नहीं, गलत। ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमने क्या बोला था? आधार वर्ष से हम रियल जीडीपी निकालते हैं, है ना? प्रोडक्शन इनटू प्राइस 2011-12 अभी बताया था, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी इसका सही जवाब होगा। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर, यस। 17 का सी जाएगा आंसर, यस। आइए एक सवाल देखते हैं और जीवीए, जीवीए के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पीछे जीवीए पढ़ा दिया है, देख लो, देख लो। उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम पूंजी के योगदान को दर्शाता है। देखो भाई, जब भी हम जीवीए निकालेंगे तो याद रखना कि जो श्रम लगा है, जो पूंजी लगा है, उसको शामिल किया जाएगा। श्रम, पूंजी, ठीक है जी, किराया, मुनाफा, लाभ, ये सब फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के स्थिर कारक हैं। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये ध्यान रखेंगे, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो बिल्कुल चाहे जीडीपी निकालो चाहे जीबीए निकालो, सब में शामिल होंगे, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन देखो, याद करो मैंने क्या बताया था, जीबीए में हम क्या जोड़ दें? नेट टैक्स लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर हम ऐसे लिख दें जीबीए में, बेटा जानते, ध्यान रखना, अगर हम प्रोडक्शन टैक्स जोड़ दे प्लस, ठीक है जी, प्लस प्रोडक्शन सब्सिडी जोड़ दें, याद रखना, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें उत्पादन कर शामिल होंगे और उत्पादन अनुदान शामिल नहीं होगा। ठीक है, जीबीए अगर हमें निकालना है तो जनरली होता क्या है, जैसे मान लीजिए, याद करिए, सॉरी इसको थोड़ा हमने अलग कर दिया, ध्यान से देखिए। जब कभी भी हमें जीबीए निकालना है तो उसमें हमने क्या करना है कि जो भी फैक्टर कॉस्ट है उसमें, यानी कि जो भी लागत आ रही है उसमें हमें ऐड ऑन करना है, जोड़ देना है। किस चीज को? अप्रत्यक्ष, या अप्रत्यक्ष की जगह हम लिख सकते हैं उत्पादन कर को, और माइनस कर देना है उत्पादन सब्सिडी को। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। तो इससे भी निकल आएगा हमारा काम। ठीक है,
तो सेकंड इज करेक्ट आंसर, सेकंड सही है ये। तो इस हिसाब से 18 का सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, सी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि, और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो कि जीवीए में अगर हम प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडी जोड़ दें तो हमारा जीडीपी निकल आएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो थैंक यू सो मच आज के लिए, कल फिर मिलेंगे और कल थोड़ा रिवाइज करके आइएगा फिर से, है ना। और आज की जो क्लास हुई उसकी पीडीएफ आप तक पहुंचा दी जाएगी, तो एक बार प्लीज रिवाइज करके चले। थोड़ा टॉपिक नए लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन्हें सारे कॉन्सेप्ट पहले से आने चाहिए, लेकिन ध्यान रखें इस तरीके के सवाल आते हैं, और बाकी तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो, बाय बाय।